हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी कोर का पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। छात्रों, सबसे पहले पाठ का सारांश आपको समझाऊंगी और फिर प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र जो अपनी पत्नी के साथ बाजार से कुछ ज़रूरत का सामान लेने गए, लेकिन बाजार पहुंचकर उन्होंने कुछ ऐसा सामान भी खरीद लिया जिसकी उन्हें उतनी आवश्यकता नहीं थी। अर्थात उन्होंने गैर ज़रूरी सामान खरीद लिया और उनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए कि उनके पास घर वापस जाने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के पैसे भी नहीं बचे। इस घटना पर वो अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। फिर लेखक आगे कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है और कुछ लोग परचेजिंग पावर के हिसाब से सामान खरीदते हैं। कहने का मतलब ये है कि जेब में जितना अधिक पैसा उतने ही अधिक सामान की खरीदारी वे कर लेते हैं, फिर चाहे वो सामान उनकी ज़रूरत का हो या ना हो। पर लोग जब ऐसा सामान खरीदते हैं, चाहे ज़रूरत का हो या ना हो, तो वे एक खुशी महसूस करते हैं और इसी को वो पावर का इस्तेमाल कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हैं और अपने मन पर काबू रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसों को खर्च करने की बजाय वे उन्हें सहेज कर रखने में ज़्यादा गौरवान्वित होते हैं, ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। और लेखक ने फिर अपने मित्र से पूछा कि उन्होंने इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने ये बोला कि बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह से सजा सजा कर रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना ही नहीं रह सकता। लेखक कहते हैं कि बाजार तो सबको मूक आमंत्रित करता है, उसका तो काम है ग्राहकों को आकर्षित करना। अब बाजार में खड़ा व्यक्ति आकर्षित तरीके से रखे हुए सामान को देखता है तो फिर उसके मन में उस सामान को लेने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, यानी उसकी जेब में पैसा है, तो वह बाजार की गिरफ्त में आ ही जाएगा। इसके पश्चात लेखक अपने एक अन्य मित्र के बारे में बताते हैं जो दिल्ली के चांदनी चौक में चक्कर लगाकर बिना कोई सामान खरीदे वापस लौट आए। जब उन्होंने अपने मित्र से बाजार से खाली हाथ लौट आने का कारण पूछा तो उन्होंने लेखक को जवाब दिया कि बाजार में मुझे सभी वस्तुओं को लेने को मन कर रहा था, जितनी वस्तुएं भी रखी थी लगता था कि ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा लेता तो फिर बाकी का सारा छूट जाता और मैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए निश्चय नहीं कर पाया और इसीलिए मैं कुछ खरीद नहीं पाया। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि तुम्हें क्या लेना है तो सभी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेंगी, जिसका परिणाम बुरा ही होगा और इंसान खाली हाथ ही लौटेगा। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार में रूप का जादू है और यह आंख के द्वारा असर करता है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें आमंत्रण देती हैं, सब चीजें खरीदने का इंसान का मन करने लगता है और फिर जादू उतरते ही जो फैंसी चीजें उसने खरीदी हैं वो आराम उसे नहीं देती बल्कि खलल ही डालती हैं, यानी उसे इस बात की व्यक्ति को परेशानी होने लगती है कि उसने बेकार में ही ये फैंसी वस्तुएं खरीद ली जिनकी उसे इतनी आवश्यकता नहीं थी। परंतु लेखक आगे कहते हैं कि इससे जब व्यक्ति इतनी सारी चीजें खरीद लेता है तो फिर इससे उसके स्वाभिमान को बढ़ावा मिलता है और उसका अभिमान भी बढ़ता है। लेखक आगे कहते हैं कि जादू से बचने का केवल यही उपाय है कि बाजार जाते समय
मन खाली न हो। जैसे लू में जाना हो तो पानी पीकर जाने से लूपन बेकार हो जाता है ना, वो प्रभावित नहीं करता है, यानी कि इंसान को लू नहीं लगती। उसी तरह से मन में अगर लक्ष्य हो, यानी हम पहले से सोच के जाएं कि हमें क्या खरीदना है, तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। और बाजार की कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मन खाली रखने का मतलब मन बंद करना नहीं है, क्योंकि शून्य का अधिकार बस परमात्मा का, उस ईश्वर का ही है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मन को जबरदस्ती बंद करना तो हठ योग होगा। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण होता है, पर मन को मनमानी करने की छूट नहीं देनी चाहिए। इसके पश्चात लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले भगत जी का उदाहरण देते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं। वो कहते हैं कि भगत जी कई वर्षों से चूरन बेच रहे हैं और 10 वर्षों से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भगत जी रोज चूरन बेचने जाते हैं। वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। और वे सदा स्वस्थ भी रहते थे। स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि अपने मन पर उन्होंने कभी ऐसे बोझ नहीं डाला, प्रसन्न रहते थे, संतुष्ट रहते थे। तो ऐसे व्यक्ति पर, इसीलिए भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे निरक्षर थे, है ना, अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं था, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते थे, परंतु उनका मन अडिग रहता था, उनका मन डोलता नहीं था। लेखक आगे कहते हैं कि पैसे में व्यंग्य शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वह अपने जन्म तक को कोसता है, परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। यानी भगत जी जैसे व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहते हैं कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। फिर लेखक कहते हैं कि एक दिन बाजार के चौक में भगत जी और लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगत जी बाजार में चल रहे थे तो भाई वे भी तो आंखों से बाजार की सजी धजी चीजों को देख रहे थे, है ना। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। मतलब ना तो उन्हें मन में ये विवशता उत्पन्न हो रही थी कि उनके पास पैसा नहीं है या वो सामान नहीं खरीद पा रहे, और ना ही बाजार की सजी धजी चीजें देखकर हैरान हो रहे थे, भौचक्के हो रहे थे, उनके प्रभाव में आ रहे थे, है ना। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ था, परंतु उनको मात्र अपनी जरूरत की चीज से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीजें लेकर चल पड़ते हैं। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है। जब उन्होंने बस खरीदारी कर ली, जो उन्हें काला नमक और जीरा चाहिए वो उन्होंने ले लिया, तो उसके बाद उन्हें बाजार शून्य लगता है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी जरूरत को पहचानता है, समझता है और उसी के हिसाब से खरीदारी करता है। जो लोग परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग्य दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं, कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव भी कम होता है, घटता है सद्भाव। और सद्भावना नष्ट होने से लोग भाई भाई या पड़ोसी नहीं रह पाते, बल्कि ग्राहक और बेचक बनकर ही रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं।
फिर लोग दूसरे की हानि करके भी अपना लाभ देखते हैं और इस तरह ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं होता बल्कि शोषण होता है। कपट और शोषण होने से वह बाजार जिसे अर्थशास्त्र का पोषक कहा जाना चाहिए था, अनीति शास्त्र का पोषक हो जाता है। तो छात्रों, ये तो था पाठ का सार, उसकी समरी। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? इसका उत्तर आप ऐसे लिखें। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को भी खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान को ही समाप्त कर देता है। लेकिन जब यह जादू फिर उतरता है और व्यक्ति को ये पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उसे मूर्ख बनाया है ना, और उसने गैर जरूरी सामान भी खरीद लिया है, तो जब वह घर आता और तो अपना सिर पीट कर रह जाता है। अगला प्रश्न, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का यह सशक्त पहलू उभर कर आता है कि उनका अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। वे बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें अचंभित नहीं करती। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन पर नहीं चल पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत उन्हें पता होती है और वो पहले से ही निश्चित करके जाते हैं कि वे पंसारी की दुकान से जीरा और काला नमक ही खरीद कर आ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और समाज में शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की दिनचर्या संतुलित होती है। और हमने पाठ में ये भी समझा है कि भगत जी रोज 6 आने का चूरन बेचते हैं। इसके बाद जो चूरन बच जाता है वे बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। तो इससे पता चलता है कि वे संतुष्ट व्यक्ति हैं, अपने जीवन में बस उतना ही कमाना चाहते हैं जितनी कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अगला प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? बाजारूपन से तात्पर्य है बाजार की चकाचौंध में खो जाना। कुछ लोग बाजार में जाकर वहां की सजी धजी चीजों को देखकर उससे प्रभावित हो जाते हैं। उन पर बाजार का जादू चल जाता है और वे अपनी परचेजिंग पावर को भी दिखाने के लिए, अपने मन को संतुष्ट करने के लिए वे फिजूल में बहुत सा ऐसा सामान खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान नहीं करते बल्कि उसका बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। बाजार को सार्थकता भगत जी जैसे व्यक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं, जिन्हें ये पता होता है कि वे बाजार जाकर कौन सा सामान खरीदेंगे, है ना, और वे उस सामान को खरीद कर वापस आ जाते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें प्रभावित नहीं करती, उन्हें भौचक्का नहीं करती। तो बाजार की सार्थकता केवल जरूरत का सामान खरीदने में ही है, तभी हमें लाभ होगा। अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है
तो सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति यानी उसकी परचेजिंग पावर। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार पुरुष है या स्त्री, वह हिंदू है या मुसलमान है ना, या उसकी जाति क्या है, या वो किस क्षेत्र से संबंधित है। बाजार में उसी को महत्व मिलता है जो अधिक खरीद सकता है, जिसकी परचेजिंग पावर जिसके पास ज्यादा है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस तरह से देखा जाए तो बाजार सामाजिक समता की स्थापना करता है। आज जीवन के हर क्षेत्र, चाहे वह नौकरी हो, राजनीति हो, धर्म हो, आवास हो, सभी जगह भेदभाव है। ऐसे में बाजार हर एक को समान मानता है, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य ही सामान की बिक्री है, अर्थात सामान को बेचना है। अंतिम प्रश्न है, ये 2 खंड में है और छात्रों इसको आप अपने आप उदाहरण देकर लिख सकते हैं। यहाँ मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। पहला, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं समाज से, जिसमें किसी व्यक्ति ने या किसी संस्था ने अपने पैसे का प्रभाव दिखाया हो, है ना, और पैसे के बल पर उन्होंने ऐसा कोई कांड किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो। दूसरा इसका जो भाग है वो प्रश्न का वो ये है, जब पैसे की शक्ति काम आई। अब यहाँ पर पैसे की शक्ति काम आई का मतलब ये है कि जब पैसा जो है ऐसी जगह पर खर्च किया गया कि जिससे कि काम जो था वो सफल हो गया, है ना, कुछ अच्छा कार्य हुआ। तो आप इसमें ऐसा कोई समाज से उदाहरण दे सकते हैं। तो छात्रों ये दोनों प्रश्न जो हैं वो आप खुद कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।